तो आज की कहानी बेसिकली एक ऐसे लॉयर के बारे में होने वाली है जो कि अपने काम में बहुत ही ज्यादा माहिर होता है, लेकिन वो अपने टैलेंट का गलत फायदा उठाता है और क्रिमिनल्स को डिफेंड करके हमेशा उन्हें अपने क्राइम से बचा लेता है। तो चलो यार इस कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक कोर्ट केस से, जहाँ पर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं और वो यहाँ पर अपने स्कूल टीचर के खिलाफ गवाही दे रही होती है कि उसके स्कूल टीचर ने उसके साथ गलत काम किया है। और यहाँ पर जज उससे पूरा डिस्क्रिप्शन ले रहा होता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। और यहाँ पर उस बच्ची की गवाही सुन के केविन लोमैक्स, जो कि उस स्कूल टीचर का वकील होता है, वो पहले सोच रहा होता है कि गेट्जी इनोसेंट होगा, लेकिन उस बच्ची की गवाही के बाद उसे भी यकीन हो गया कि उसका क्लाइंट गिल्टी है। और यहाँ पर गवाही देते हुए उस बच्ची ने ये भी बताया कि उसके स्कूल टीचर गेट्जी ने उसे ही नहीं बल्कि उसके स्कूल के दोस्तों के साथ भी वही काम किया है। और अब बच्ची के बयान के बाद अब ये लग नहीं रहा कि केविन अपने क्लाइंट को बचा पाएगा। और अब तो यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि केविन भी अपने क्लाइंट को नहीं बचाना चाहता। अब यहाँ पर केविन जज से 15 मिनट का ब्रेक मांगता है और उसे वो ब्रेक मिल भी जाता है। और इस ब्रेक के दौरान केविन ने अपने क्लाइंट को धमकाया और उससे दूर रहने को कहा। और अब यहाँ पर केविन बाथरूम में जाकर अपना गुस्सा निकालने लगता है और अब वो यहाँ पर सोच ही रहा होता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर लैरी नाम का एक रिपोर्टर आ गया और उसने केविन से कहा, मुझे तो लगता है कि आज तुम अपनी जिंदगी का पहला केस हारने जा रहे हो। अब ये सुनते ही केविन की इंसानियत के बीच उसका ईगो आ गया और वो कोर्ट रूम में वापस आया। और कोर्ट रूम में वापस आते ही उसने उस लड़की के ऊपर अपने सवालों की बौछार कर दी और उसने कहा, क्या ये बात सच नहीं है कि तुमने अपने स्कूल टीचर गेट्जी की एक भद्दी सी ड्राइंग बनाई क्योंकि तुम उनसे नफरत करती हो? और कहीं यही बात तो नहीं है कि तुमने अपने स्कूल टीचर को फंसाया क्योंकि तुम्हारा स्कूल टीचर एक मोटा भद्दा सा आदमी है? तब यहाँ पर उस लड़की ने समझाने की कोशिश की कि ये सब तो एक मजाक था, लेकिन यहाँ पर केविन ने बातों का कंटेक्स्ट चेंज करके बातों को ऐसे घुमाया जैसे कि उसका क्लाइंट ही एक विक्टिम हो। और यहाँ पर केविन ने उससे पूछा, क्या तुमने अपने घर पे कभी पार्टी रखी है? बारबरा, हाँ मैंने रखी है। केविन, क्या वो पार्टी एक अडल्ट पार्टी थी? तब बारबरा ने हामी भरी कि वो वाली पार्टी सिर्फ उसने एक ही बार रखी थी। लेकिन केविन का पॉइंट तो क्लियर था कि उस पार्टी में बारबरा ने अपनी दोस्तों को कन्विंस किया कि वो लोग भी मिस्टर गेट्जी के खिलाफ झूठी गवाही दें ताकि उसकी बात कोर्ट में साबित हो जाए। और क्योंकि यहाँ पर बारबरा ने होली बाइबल की कसम खाई थी, इसीलिए उसने इस बात को एक्सेप्ट किया और उसके एक्सेप्ट करते ही ये पूरा केस पलट गया। हालांकि बारबरा ये कहती रह गई कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो अकेली न पड़ जाए, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी और ये साबित हो गया कि वो गेट्जी नाम का स्कूल टीचर बिल्कुल ही निर्दोष है। और अभी भी किसी को समझ में नहीं आया कि केविन ने केस जीतने के लिए क्या किया। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ कि पहले तो केविन ने वो ड्राइंग दिखाकर ये साबित किया कि उसके क्लाइंट को खुद स्कूल के स्टूडेंट्स ही बुली करते थे। और इसके सबूत मिलते ही आसपास के लोगों की सिंपैथी गेट्जी को मिल गई। और फिर केविन ने बारबरा के कैरेक्टर पे सवाल उठाया कि वो अपने घर पर अडल्ट पार्टी किया करती थी। और फिर बारबरा के इस झूठ से केविन ने उस सच को दबा दिया कि गेट्जी ने उसके साथ गलत काम किया था और इस तरीके से वो केस जीत गया। तो मुझे लगता है कि अब केस काफी क्लियर हो गया। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर केविन दबा के दारू पीता है इस खुशी में कि वो इस केस को जीत गया, लेकिन इस केस जीतने के चक्कर में उसने एक ऐसे आदमी को खुला छोड़ दिया जो कि छोटी बच्चियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और यहाँ पर केविन को अच्छाई बुराई सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी उसके लिए तो सक्सेस ही सबसे बड़ी चीज है। अब पार्टी के बीच में उसके पास जॉर्ज नाम का आदमी आया और उसने उसे एक ऐसा ऑफर दिया जिसे केविन मना नहीं कर पाया। और ऑफर ये था कि उसे उसके साथ न्यूयॉर्क आना होगा और सिर्फ ये बताना होगा कि जूरी में किसको सेलेक्ट किया जाए, और इसके बदले उसे और उसकी बीवी को न्यूयॉर्क में रहना खाना सब कुछ फ्री मिलेगा। अब ये सुनते ही केविन ने हाँ बोल दिया। अब इसके बाद हमें एक चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी प्रेयर कर रहे होते हैं। और यहाँ पर एक औरत जो कि जीसस को बहुत ज्यादा मानती है, जिसका नाम होता है एलिस लोमैक्स, और ये दरअसल केविन की मॉम होती हैं। और केविन को अपने डैड के बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि जब वो 3 साल का था उसके डैड उसे छोड़कर चले गए। और इसीलिए केविन की लाइफ में उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। और वो यहाँ पर अपनी मॉम से ये पूछने आया होता है क्या उसे न्यूयॉर्क जाना चाहिए या नहीं, लेकिन उसकी मॉम ने साफ मना कर दिया क्योंकि उसकी मॉम काफी धार्मिक है और न्यूयॉर्क उस समय पर बहुत ही ज्यादा नशेड़ियों का अड्डा हो चुका था और उसकी माँ के हिसाब से न्यूयॉर्क पर शैतानों का राज है। लेकिन केविन को इन सब बातों पर विश्वास नहीं और उसने यहाँ पर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लगाकर अपनी माँ की रजामंदी ले ली। और फिर वो अपनी वाइफ मैरियन को लेकर फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क की तरफ निकल गया। और यहाँ पर केविन को जिस काम के लिए बुलाया था उसने वो काम कर दिया और यहाँ पर उसकी सेलेक्ट की गई जूरी की वजह से जॉर्ज वो केस जीत गया।
अब इसके बाद हम एक जॉन मिल्टन नाम के शख्स को दिखाते हैं जिसकी नजर केविन पे ही होती है। और यहाँ पर जॉन मिल्टन न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी लॉ फर्म का मालिक था और केविन की सक्सेस को देखते हुए उसे जॉन मिल्टन से मिलने के लिए बुलाया गया। और यहाँ पर यह ऑफिस काफी बड़ा होता है और इस ऑफिस में केविन ने एक लड़की को देखा और उसे देखते ही केविन ना जाने क्यों उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा, जिसके बाद एक रहस्यमय कमरे में उसे जॉन मिल्टन मिला। अब यहाँ पर जॉन मिल्टन चाहता था कि केविन भी उसकी फर्म में काम करे और इसके बदले वो कहता है कि वो केविन को सब कुछ देगा, पैसा, दौलत, लड़कियां, सब कुछ, जो कुछ भी वो चाहे। अब बातों ही बातों में जॉन मिल्टन ने बाइबल का 10:16 वर्स कोट किया कि बीहोल्ड आई एम सेंडिंग यू आउट एज अ शीप amid of wolf, so be shrewd as a snake and harmless as doves। और इस वर्ष का मतलब होता है कि मैं यानी कि भगवान तुम्हें भेड़ के रूप में भेड़ियों के बीच भेज रहा हूँ, तो सांप की तरह चालाक बनो और कबूतरों की तरह मासूम। और इस वर्ष को याद रखना क्योंकि इस वर्ष से आगे कई राज खुलेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जॉर्ज और उसकी वाइफ ने इनको इनका नया अपार्टमेंट दिखाया जो कि काफी ज्यादा आलीशान था। अब इसके बाद यहाँ पर केविन को उसका पहला केस मिला, मोइस का केस, जो कि एक ऐसा निगरो आदमी होता है जो कि अपने घर में जानवरों की बलि देते हुए पकड़ा गया। और अब मोइस को इनोसेंट साबित करना काफी ज्यादा मुश्किल काम था क्योंकि वो अपने घर में किसी तरीके का काला जादू प्रैक्टिस कर रहा था। अब यहाँ पर कोर्ट में केविन ने बातों को घुमाने की अपनी पुरानी टेक्निक से केस का कंटेक्स्ट ही बदल दिया और उसने यहाँ पर कहा कि धर्म को मानना तो सभी का अधिकार है, और चाहे फिर वो किसी जानवर की बलि देकर हो या फिर अपने आप को नुकसान पहुंचाकर। और उसने यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल भी दिए, जैसे कि कुछ लोग आग पे चलकर अपना बिलीफ फॉलो करते हैं तो कुछ लोग और किसी तरीके से। अब इस तरीके की दलीलें सुनकर जज भी सोच में पड़ जाता है और फिर केविन ये केस भी जीत गया। अब यहाँ पर केविन जॉन मिल्टन के साथ काफी बिजी रहने लगा कि अब उसे अपनी बीवी मैरियन के लिए भी टाइम नहीं मिलता था। लेकिन अब मैरियन को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि नई शहर की नई चकाचौंध है अभी। अब इसके बाद ये दोनों जॉन मिल्टन की एक पार्टी में जाते हैं और यहाँ पर मैरियन ने केविन से ये वादा लिया कि वो उसे पार्टी में अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन पार्टी में पहुंचते ही केविन यहाँ पर किसी दूसरी लड़की नताशा से बातें कर रहा है और उधर मैरियन केविन को ढूंढ रही है। अब इसी बीच जॉन मिल्टन भी मैरियन से मिला और वो यहाँ पर क्लियरली उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। और फिर वो दोनों साथ में ड्रिंक लेते हैं और यहाँ पर जॉन ने मैरियन से कहा कि उसे अपने बाल स्ट्रेट करवा लेने चाहिए। और यहाँ पर जॉन ये बोलने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया कि इससे पहले कि तुम्हारे घोंसले में कोई अंडा रख जाए, इन बालों को सीधा करवा लो। और जॉन ने इस बात को इतना फोर्स से बोला कि मैरियन भी इस बारे में सोचने लगी। अब पार्टी के बाद जॉन के ऑफिस में केविन, जॉर्ज और जॉन और उसका पुराना वकील एडी वहाँ पर मिलते हैं। और यहाँ पर जॉन के हाथ में एक बड़ा केस लगा था, एलेक्स कलिंग का केस। और यहाँ पर एलेक्स पर यह आरोप था कि उसने अपनी बीवी, अपने गोद लिए बेटे और मेट को जान से मार दिया। और एलेक्स कलिंग एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। अब ये केस वैसे तो एडी को लड़ना था, लेकिन जॉन ने फिर भी ये केस केविन को हैंडल करने के लिए दे दिया, जिससे कि एडी काफी नाराज हो गया। अब यहाँ पर केविन जब घर पे आता है तब यहाँ पर मैरियन शराब के नशे में डूबी होती है क्योंकि उसे केविन की वजह से 3 घंटे पार्टी में अकेले रहना पड़ा, जबकि उसने वादा किया था कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। और वो यहाँ पर केविन से कुछ ज्यादा ही गुस्सा थी। अब इसके अगले दिन हमें एलेक्स कलिंग को दिखाते हैं जो कि जॉन के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं था कि उसका केस एक काबिल वकील को हटाकर एक नौसिखिए को दे दिया गया। लेकिन तब जॉन ने उसे समझाया कि केविन आज तक कोई भी केस नहीं हारा और अपने हर केस को जीतकर उसने ये साबित किया है कि वो लॉ के बिजनेस में बेस्ट है। अब जॉन की बात सुनकर एलेक्स भी मान गया और अब जॉन को आने वाली नेक्स्ट हियरिंग तक केविन के साथ कोऑपरेट करना होगा। और एलेक्स यहाँ पर लगातार यही कह रहा होता है कि वो बेकसूर है क्योंकि जब वो घर पहुंचा तो वो तीनों पहले से ही मरे पड़े थे। और इसके बाद हमें मैरियन को दिखाते हैं जो कि जॉर्ज की बीवी के साथ होती है। और यहाँ पर मैरियन को जॉर्ज की बीवी का असली चेहरा दिखाई दिया। अब पता नहीं ये उसका भ्रम था या फिर ड्रिंक से उसे नशा चढ़ गया था। अब ये बात उसने केविन को बताई, लेकिन केविन को तो लग रहा था कि ये सब मैरियन की इमेजिनेशन है। अब मैरियन काफी परेशान थी क्योंकि घर जितना बड़ा होगा उसे अकेलापन भी उतना ही खाएगा, क्योंकि वो हमेशा ही इस अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। और केविन तो बस अपना पूरा समय जॉन मिल्टन के साथ ही बिताता है। अब इस अकेलेपन का इलाज केविन को लगा बच्चा, और जैसे ही वो मैरियन के पास गया तो उसे एकदम से मैरियन की जगह ऑफिस वाली नताशा दिखाई पड़ी। अब इसके बाद केविन
एलेक्स कलिंग के साथ पूछताछ करने लगा और वो जानना चाहता था कि आखिर उसने क्राइम सीन से बंदूक क्यों उठाई। तो एलेक्स ने कहा कि वो डर गया था और मुझे लगा कि घर में और कोई भी हो सकता है, इसलिए मैंने वो बंदूक उठाई। दरअसल उस रात एलेक्स अपनी असिस्टेंट मेलिसा के साथ था। अब अगर मेलिसा कोर्ट में ये बयान दे दे कि एलेक्स उसके साथ था तो एलेक्स इस इल्जाम से बच सकता है। तो अब केविन को मेलिसा से मिलना पड़ेगा। अब इधर घर पर मैरिन की हालत देखकर केविन ने अपनी माँ को न्यूयॉर्क बुला लिया। तभी अचानक से वहाँ पर 2 लड़कियों को लेकर जॉन आ गया और जॉन को देखकर केविन की माँ काफी घबरा गई और फिर जॉन ने उन दोनों लड़कियों से मिलवाया। अब लिफ्ट में जॉन एलिस से कुछ सवाल पूछ रहा होता है, लेकिन एलिस बस उसे घूरती जा रही होती है। अब अगले दिन केविन एलेक्स की असिस्टेंट मेलिसा से मिला और उसका कहना था कि एलेक्स ने उन लोगों को नहीं मारा और मेलिसा ने ये भी बताया कि एलेक्स उस वक्त उसी के साथ था। अब इसके बाद केविन जॉन के साथ मेट्रो में ट्रेवल कर रहा था। अब यहाँ पर जॉन मेट्रो में एक आदमी को घूर रहा होता है, जिसकी वजह से उस आदमी को जॉन के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो आदमी आकर उन्हें गाली देने लगा और फिर गुस्से में उस आदमी ने अपनी जेब से कटर निकाल लिया। तब यहाँ पर ये देखकर सभी लोग डर गए, लेकिन जॉन नहीं डरा और जॉन ने उसकी भाषा में उसे बताया कि इस वक्त उसकी वाइफ किसी और आदमी के साथ है और जॉन ने यहाँ पर उसकी वाइफ का नाम भी बता दिया, जिससे वो आदमी हैरान रह गया और वो तुरंत ही मेट्रो से उतरकर घर भागा। अब ये देखकर केविन को तो समझ ही नहीं आया कि आखिर जॉन ने उसे क्या बोला। अब यहाँ पर वो दोनों बॉक्सिंग मैच देखने आए होते हैं, लेकिन यहाँ पर जॉन को पहले से ही पता होता है कि आखिर उन दोनों में से कौन जीतेगा। लेकिन आखिर ये जॉन मिल्टन सब कुछ कैसे जानता है, ये हमें मूवी के आखिर में पता चलेगा। अब जॉन एक ऐसा इंसान है जिसके आजू बाजू हमेशा ही लड़कियां मंडराती रहती हैं और अब वो केविन को भी अपनी तरफ बना रहा होता है। और इधर हमें मैरिन को दिखाता है जो कि धीरे धीरे अपना दिमागी संतुलन खो रही होती है और मैरिन को एक सपना आया जिसमें वो कभी भी माँ नहीं बन पाएगी और उसने इस बात को सच मान लिया। और केविन के लाख समझाने पर भी वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि ये सब कुछ उसका सिर्फ एक सपना था। अब इसके बाद केविन ने अपने घर के हालात जॉन को बताए। तब जॉन ने उसे सलाह दी कि वो इस केस को छोड़ दे और अपनी बीवी पर ध्यान दे, क्योंकि इस वक्त उसकी बीवी को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन केविन इस केस को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। उसके लिए तो मैरिन भी इस केस के बाद थी, ये बात तो उसने साबित भी कर दी। अब यहाँ पर कोर्ट रूम में दूसरे वकील ने एलेक्स की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा दी और जब केविन की बारी आई तो उसने भी बिल्कुल सेम ही काम किया और उसने भी यही कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह एलेक्स कलिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और मुझे कोई हैरानी भी नहीं होगी अगर आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो, क्योंकि एलेक्स कलिंग एक ऐसा आदमी है जो कि अपने पार्टनर्स के साथ धोखा करता है, अपने परिवार के साथ झगड़े करता है और यहाँ तक कि उसके खिलाफ फ्रॉड तक के केस हैं। और इन सब कारणों की वजह से हम में से कोई भी एलेक्स को पसंद नहीं करता और इन सब बातों से तो ऐसा लग रहा होता है कि केविन भी एलेक्स की साइड नहीं बल्कि दूसरी ही साइड है। लेकिन फिर एलेक्स ने ऐसी बात कही जिसे सुनकर पूरा कोर्ट रूम सोच में पड़ गया और उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने आप से पूछें कि इस आदमी को नापसंद करना क्या काफी है इसे मर्डर के लिए दोषी ठहराने के लिए। और एक बार फिर से केविन ने कंटेक्स्ट को बदलकर बातों को घुमा दिया और अपने क्लाइंट को मुजरिम बनने से पहले एक विक्टिम बना दिया। और इसी के साथ आज की कार्यवाही यहीं पर खत्म हो गई। अब यहाँ पर केविन के पास मेलिसा होती है जो कि एलेक्स को बेगुनाह साबित करवा सकती है और उसने यहाँ पर मेलिसा को अलग अलग सवाल पूछकर ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया ताकि कोर्ट में उसके मुंह से कुछ और ना निकल जाए। लेकिन एक बात पर मेलिसा अटक गई जिससे केविन को पता चल गया कि मेलिसा झूठ बोल रही है, यानी कि एलेक्स ही था जिसने कि वो 3 मर्डर किए थे। अब ये पता चलते ही केविन का दिमाग खराब हो गया और उसने ये बात जॉन को बताई, जिसके बाद जॉन ने उसे सलाह दी कि वो अपनी दिल की सुने और उसने उससे ये भी कहा कि शायद ये समय उसके पहली बार हारने का समय है और जरूरी तो नहीं कि वो हर बार जीते ही। लेकिन केविन तो केविन ठहरा, वो ये केस भी नहीं हारा क्योंकि वो हारना चाहता ही नहीं था और अब उसकी वजह से एलेक्स भी आजाद हो गया। और फिर केविन मैरिन के पास गया जो कि काफी ज्यादा डरी हुई थी और उसने केविन को बताया कि एक आदमी ने उसके साथ बहुत ही गलत काम किया और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जॉन मिल्टन है। और उसने बताया कि ये सब आज दोपहर ही हुआ है, लेकिन आज दोपहर तो जॉन केविन के साथ कोर्ट रूम में ही था
लेकिन अब मैरिन की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। इस वजह से वो उसे डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर भी यहाँ पर उसे एक पागल खाने में एडमिट कर रहे थे। अब इसके बाद अगले दिन जस्टिस डिपार्टमेंट का एक आदमी केविन से मिलता है, लेकिन केविन उससे बात नहीं करना चाहता था। लेकिन जब उस आदमी ने बताया कि आज सुबह उस स्कूल टीचर को पकड़ लिया गया जिसे कि केविन ने बचाया था, और उस स्कूल टीचर के कार में एक 10 साल की बच्ची की लाश बरामद हुई है। अब ये सुनते ही केविन रुक गया और फिर यहाँ पर उस आदमी ने बताया कि वो बहुत समय से जॉन मिल्टन की स्टडी कर रहा है, और वो बताता है कि जॉन मिल्टन की कंपनीज दुनिया भर में फैली हुई हैं, और सिर्फ लॉ फर्म ही नहीं बल्कि हथियार बनाने से लेके ड्रग्स बनाने तक हर बिजनेस में उसी का हाथ है। और अब जॉन को सजा दिलवाने के लिए उसे केविन की मदद चाहिए, लेकिन तभी एक कार ने उस आदमी को उड़ा दिया। फिर केविन मैरिन के पास गया जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, और वहाँ पर केविन को उसकी मॉम भी मिली जो कि मैरिन की वजह से वहाँ पर आ गई थी। और फिर केविन की मॉम उसे अकेले में ले गई और उन्होंने केविन को एक राज की बात बताई कि वो पहले भी चर्च की तरफ से न्यूयॉर्क आई थी, और ये बात है 1966 की। और जिस होटल में केविन की मॉम रुकी थी, और उसी होटल में केविन का पिता एक वेटर था, और उसमें कुछ तो बात थी जिससे उसकी मॉम उसकी करीब खिंची चली आई। अब ये सुनकर केविन का दिमाग घूम गया और उसने उसकी मॉम की पूरी बात सुनी ही नहीं, और इधर मैरिन पागल हो गई और उसने केविन की आंखों के सामने ही अपना गला एक कांच के टुकड़े से काट दिया। अब ये देखकर केविन खूब रोया, काफी चीखा चिल्लाया, लेकिन किस्मत से मैरिन की जान बच गई और उसे आईसीयू में ले जाया गया। अब यहाँ पर केविन की मॉम ने केविन को बताया कि उसका पिता बाइबल का हर एक अक्षर अच्छे से जानता था, और उसने मुझसे कहा था कि बिहोल्ड आई एम सेंडिंग यू आउट एज अ शीप इन अ मिड्स ऑफ वुल्व्स। और ये सुनते ही केविन समझ गया कि उसका बाप और कोई नहीं बल्कि जॉन ही है। और फिर वो जॉन के पास पहुंचा जिसका कमरा कोई आम कमरा नहीं था, और ना ही वो कोई आम इंसान बल्कि वो तो नर्क का देवता लूसीफर था। और केविन ने यहाँ पर उसके तरफ गन पॉइंट करके उससे पूछा कि आखिर उसने मैरिन के साथ क्या किया। तो जॉन ने उसे बता दिया कि उसने क्या किया, और फिर केविन ने उसका सीना गोलियों से छलनी कर दिया। लेकिन ये बंदूक की गोलियां जॉन के ऊपर बेअसर थीं, क्योंकि ये सब तो जॉन ने ही बनाई थी। तब यहाँ पर जॉन ने उसे बताया कि मेरे बहुत से नाम हैं, कोई मुझे शैतान कहता है तो कोई लूसीफर, लेकिन तुम मुझे डैड कहो। और यहाँ पर जॉन ने उसे बताया कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया बल्कि तुमने किया है। और जॉन ने उसे याद दिलाया कि मेट्रो में उसने उससे क्या कहा था। मैंने कहा था कि तुम्हें इस बार शायद से हार जाना चाहिए। अब ये सुनकर केविन ने अपना आइकॉनिक डायलॉग बोला कि मैं हार जाऊं, मैं नहीं हारता, मैं सिर्फ जीतता हूं। तब जॉन ने उससे कहा कि मैंने तुम्हें केस लड़ने से मना किया था, लेकिन तुम ही अपनी बीवी को छोड़कर इस केस के पीछे पड़े थे। और कुल मिला के उसने केविन को अपनी ही नजरों में गिरा दिया। और फिर जॉन ने अपना प्लान रिवील किया, और प्लान ये था कि केविन को उसकी स्टेप सिस्टर के साथ मिलकर उसे एक बच्चा देना होगा जो कि आगे चलकर इस धरती पर राज करेगा। तब केविन ने कहा कि अब जो हो चुका है मैं उसे तो नहीं बदल सकता, लेकिन मेरे पास भी अपनी फ्री विल है। और ये कहकर उसने अपने आप को गोली मार ली, जिसकी वजह से जॉन और नताशा जलकर वापस से नरक में पहुंच गए। लेकिन फिर अचानक से केविन को होश आया कि वो तो वॉशरूम में है, और ये मूवी का वही पहला वॉशरूम वाला सीन होता है, वही गेट्सी वाला स्कूल टीचर का केस जहाँ पर केविन ब्रेक लेकर वॉशरूम में आया होता है, और फिर वहाँ पर लैरी आता है जो कि उसे केस जीतने पर भड़काने लगता है। लेकिन तब यहाँ पर केविन ने केस लड़ने से ही मना कर दिया, क्योंकि वो अपना सबक सीख चुका था। और यहाँ पर लोग बाग उसके फैसले से नाखुश तो थे, लेकिन मैरिन उसके साथ खड़ी थी, और मैरिन को वापस पाकर केविन काफी खुश था। अब लैरी ने उसे वापस से भड़काने की कोशिश की, लेकिन केविन ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, और असल में लैरी और कोई नहीं बल्कि लूसीफर ही होता है। और आखिर में वो कहता है कि वैनिटी मेरा पसंदीदा पाप है, और वैनिटी का मतलब होता है घमंड, जो कि अब केविन के अंदर से निकल चुका था। और यार शैतान है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन 7 पापों के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। और ऐसा कहा जाता है कि ये शैतान के वो तोहफे हैं जो कि उसने इंसान को दिए हैं, और ये 7 पाप इंसान को तबाह कर देते हैं, और यही शैतान चाहता है। तो इसी के साथ होता है इस कहानी का द एंड। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।